हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। अपना चैप्टर 6 चल रहा है और चैप्टर 6 में आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को यहाँ पर हम विभिन्न आधारों पर परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषाएं और इनके उदाहरण भी हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीकरण अपचयन को हम ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं हम ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया ठीक है विद्यार्थियों। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के साथ, पदार्थ में कुछ भी आ सकता है, तत्व आ सकता है, यौगिक आ सकता है, आयन आ सकता है, पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, उसे तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, कोई भी पदार्थ ले लो, जैसे देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इजकल टू MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। तो इस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। संतुलित कर दो एंड टू एंड, जिंक प्लस O2 इजकल टू क्या बन गया, ZNO, इसके साथ भी ऑक्सीजन का योग हो गया। S प्लस O2 इजकल टू क्या बन गया, SO2, इसको बोलते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर के साथ अगर ऑक्सीजन का योग हो जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। समझ आ गई बात। कोई भी और तत्व जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सब के सब उदाहरण किसके हो गए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। अब देखो, अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का क्या हो जाना है, निष्कासन होता है। निष्कासन का मतलब वियोजन हो गया। वियोजन का मतलब उससे ये टूटकर अलग हट जाएगी ऑक्सीजन, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलोगे आप, अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण आप सोचिए अपने दिमाग से। भाई ऑक्सीजन को अलग हटाना है, ऑक्सीजन को अलग हटाना है। तो देखो, अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लें यहाँ पर, तो इसके अंदर से ऑक्सीजन को अलग हटा दिया, इसका उल्टा ही तो करना है, इसमें तो जोड़ना है, इसके अंदर से
निकालना है। तो ये कौन सी अपक्रिया की बताओ? अपचयन अपक्रिया है गई। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर देते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बच जाएगा और यहाँ में तो बाहर निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस। तो पोटेशियम क्लोरेट का क्या हो गया यहाँ पर? अपचयन हो रहा है। पोटेशियम क्लोरेट का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो ना, MgO का Mg में अपचयन। ज़्यादा तुमने और अच्छी तरह से ध्यान रह जाए। KClO3 का KCl में अपचयन, यही तो हो रहा है। पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में अपचयन हो रहा है। ठीक है ना? तो ये तो परिभाषा आ गई ऑक्सीकरण अपचयन की, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। एक में तो ऑक्सीजन जोड़ देनी है, जहाँ में जुड़ गई बा में ऑक्सीकरण, और एक में तो ऑक्सीजन बाहर निकाल देनी है, उसके अंदर अपचयन। आगे बात समझ में। अब दूसरी परिभाषा देखो, किसके आधार पर देखते हैं हम? दूसरी परिभाषा देखते हैं हम हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ठीक है। अब इस आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझा रहे हैं। अब पहले हम लिख रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लिखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से वे अभिक्रिया अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकलती है। हाइड्रोजन बाहर निकलती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या बोलोगे आप? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? तो इसके लिए उदाहरण बनाइए। इसके लिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं। हाइड्रोजन को बाहर निकालना है तो देखो H2S प्लस O2 इजकल टू क्या बनेगा? H2O प्लस S। क्या बनेगा? H2O प्लस S। संतुलित करके देखो, चेक कर लो संतुलन। ऑक्सीजन के 2 हैं इधर, ऑक्सीजन का 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन के 4 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर के 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई। संतुलित हो गई। एक तो ये उदाहरण लिख दिया मैंने, और एक और उदाहरण मैं यहाँ पर आपके लिए नोट कर रहा हूँ कि एथेनॉल। चलो इसमें बताओ पहले तो। देखो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, या को नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S का। ठीक है ना? तो H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है किसके अंदर? सल्फर के अंदर, क्योंकि या में तो निकली है ना हाइड्रोजन। तो H2S का ऑक्सीकरण हुआ है किसके अंदर? सल्फर के अंदर। यहाँ H2S का ऑक्सीकरण S मीन सल्फर, S में हो रहा है। समझ में आ रही बात ही?
बिल्कुल साधारण से उदाहरण है, ध्यान से चेक कर लो बेटा, बिल्कुल साधारण सा उदाहरण है, ध्यान से चेक करो। दूसरा उदाहरण नोट कर दूं, दूसरा उदाहरण नोट करो। चलो अब हम क्या करते हैं कि एथेनेल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा हम? एथेनेल, CH3CH2OH, इसको क्या बोलोगे? एथेनॉल। एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको, एथेनॉल। अब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये चेंज हो जाता है एथेनेल, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। देखो यहाँ में तो 2 हाइड्रोजन निकले, एक तो E निकल गो और एक यहाँ से निकल गो, तभी तो CHO बचो है। तो इसका क्या, इसको क्या बोलोगे? एथेनेल। इसको क्या बोलेंगे? एथेनेल। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ आप किसका किस में अपचयन हो रहा है। तो देखो, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। एथेनॉल का एथेनेल में ऑक्सीकरण। समझ में आ रही ना बात? ये तो एथेनॉल है, एथेनॉल में तो 2 हाइड्रोजन निकल गई और हाइड्रोजन का निष्कासन ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और 2 निकल गई तो 2 की कमी आके यहाँ पर ई सूत्र बने और या तो बोलेंगे हम एथेनेल। क्लियर? तो ये वाला जो पदार्थ है इसमें परिवर्तित हो गया, तो एथेनॉल का ही तो ऑक्सीकरण होना है और जिस पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसके अंदर उसका ऑक्सीकरण होता है। समझ में आ गई? क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हाइड्रोजन के आधार पर, संयोग वियोजन के आधार पर चल रहे हैं ना, तो देखो अपचयन की अभिक्रिया लिखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन का योग कर दो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे हम एथीन। और एथीन के साथ अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा देते हैं तो ये हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ जाएगी और CH3 बॉन्ड CH3 यानी कि क्या बन जाएगा? एथेन। तो देखो यहाँ पर किसका किस में अपचयन हुआ? एथीन का एथेन में अपचयन। क्लियर? अभिक्रिया समझ आ गई होगी। एथीन का किसके अंदर अपचयन हुआ है? एथेन के अंदर। ठीक है ना। हाइड्रोजन का क्या हो गया? योग हो गया, इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ गई। ये जो डबल बॉन्ड था ये किस में बदल गया? सिंगल बॉन्ड में बदल गया। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 ही तो होती है, तो यहाँ पर 4 हो रही है। देखो 2 तो ये रहे, 2 और 2 4, इसके लिए 2 और 2 4, और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन और आ गो तो 3 और 1 4, और इसकी 3 और 1 4, 4 4 कंप्लीट है ना। ठीक है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा? ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। इसका और उदाहरण लिखें एक आध। चलो, H2 प्लस Cl2 दोनों के मिलने से क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो बताओ किसका किस में अपचयन हुआ? क्लोरीन के साथ जुड़ी है हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का किस में हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। क्लोरीन का HCl में अपचयन। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर। तीसरा पॉइंट डाल दूं, विद्युत धनी
तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर क्या देख रहे हैं हम? ऑक्सीकरण अपचयन। विद्युत धनी तत्व या तो जुड़ेगा या फिर विद्युत धनी तत्व बाहर निकलेगा। तो किस अभिक्रिया में तो जुड़ेगा और किसके अंदर से बाहर निकलेगा, इनके आधार पर हम किसको समझाएंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को। ओके, तो देखते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, विद्युत धनी तत्व का क्या होता है? निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या बोलोगे आप लोग? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो, कोई भी पदार्थ लो और उस पदार्थ के अंदर से विद्युत धनी तत्व को बाहर निकालना है आपको। तो देखो मैं अभिक्रिया करा रहा हूँ Ki, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरीन की। यह है पोटेशियम आयोडाइड और अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरीन गैस की। तो इसके अंदर आपको पता है अणुसूत्र जब बनाते हो तो पहला तत्व तो धनी होता है और दूसरा तत्व ऋणी होता है। तो विद्युत धनी तत्व कौन सा होगा इनमें? पोटेशियम। अब पोटेशियम निकल जाएगा, KCl प्लस I2 संतुलित कर दो। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से एक और उदाहरण लिखता हूं मैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा दो, यानी कि ये भी गैस है ये भी गैस है, दोनों गैस आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा और सल्फर बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात? HCl बन गया और सल्फर बाहर निकल गई। अब बताओ इन दोनों अभिक्रियाओं में किसका किस में ऑक्सीकरण हो रहा है? देखो इसके अंदर तो पोटेशियम आयोडाइड में थे, पोटेशियम बाहर निकले हो ना, और बच्चों का है आयोडीन। तो पोटेशियम आयोडाइड का तो आयोडीन में ऑक्सीकरण हो गया। पोटेशियम लिख देता हूं मैं नाम ही, पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है बताओ? H2S में से हाइड्रोजन धनावेशित है और सल्फर ऋणावेशित है, तो हाइड्रोजन ही तो निकल रही है और यहाँ पे बचकार हुआ है सल्फर। H2S का S में ऑक्सीकरण। बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूँ बेटा मैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी अभिक्रिया को समझने में। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट की जा रही है, आप ध्यान से बस इसको पढ़ते जाइए और चेक करते जाइए कि ये मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद अपने हाथ से जब लिखोगे तो। ठीक है ना? अब देखो विद्युत धनी के संयोग के आधार पर तो कहेगी निष्कासन एरो ना, विद्युत धनी को तत्व को अगर निष्कासन एरो है तो ऑक्सीकरण है रही है, और निष्कासन की जगह क्या कर दें? संयोग कर दें तो क्या हो जाएगी? अपचयन हो जाएगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के साथ, जिनमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग होता है,
हाइड्रोजन का योग करना है ना, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको इसमें उदाहरण ऐसे बनाने जहाँ में पदार्थ के संग हाइड्रोजन जुड़ रही हो, हाइड्रोजन नहीं सॉरी विद्युत ऋणी तत्व की बात करेंगे, गलती हो गई। विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है, विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है। विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर है नहीं, तो विद्युत ऋणी तत्व का योग करना है इसमें। तो देखो क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं मैग्नीशियम की, तो क्या बनेगा बताओ, MgCl2। अब आपको बताना है किसका किस में अपचयन हो रहा है। विद्युत ऋणी तत्व कौन है, क्लोरीन। विद्युत ऋणी तत्व कौन है, क्लोरीन। जुड़ कौन के संग रहा है, मैग्नीशियम के संग। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अपचयन किसका होगा, क्लोरीन का। क्लोरीन का अपचयन MgCl2 में हो रहा है। क्लियर, एकदम साफ साफ आपको नोट कर दिया है, ठीक है ना। देखो बेटा, आपने ऑक्सीकरण अपचयन की 3 प्रकार की परिभाषाएं यहाँ पर पढ़ ली हैं। अब 3 प्रकार की परिभाषाएं पढ़ ली हैं, जिनमें सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने, ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ा है, विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर। अब एक चौथी और यहाँ पर परिभाषा आपको पढ़नी है ऑक्सीकरण अपचयन की, और चौथी परिभाषा है विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ना है अब किसके आधार पर, विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर, ठीक है ना। तो देखो यह बिल्कुल विद्युत ऋणी तत्व की पढ़ रहे हैं ना, तो विद्युत धनी को उल्टो कर दो। वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के साथ विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है, विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी पदार्थ लो और उसके साथ विद्युत ऋणी तत्व का योग कर दो। जैसे देखो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ, ये पदार्थ ले लियो मैंने, या संग विद्युत ऋणी तत्व, क्लोरीन पर ऋणावेश होता है, क्या बन गया, MgCl2। तो बताओ Mg का क्या हो रहा है, विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो Mg का क्या हो रहा है, Mg का MgCl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। Mg का MgCl2 में ऑक्सीकरण, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अब हम दूसरी परिभाषा लिखें कि पदार्थ से अगर विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकल जाए, वे अभिक्रिया जिनमें
पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो FeCl3+H2, ये क्या है? फेरिक क्लोराइड। क्या है बच्चों? ये फेरिक क्लोराइड। नाम लिख दूँ मैं यहाँ पे, फेरिक क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ? निर्माण होता है फेरस क्लोराइड का, फेरस क्लोराइड का। ठीक है ना। तो देखो क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व और ये धन विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व इसके अंदर से एक क्लोरीन घट रहा है, यहाँ 2 रह गए, यहाँ पर 3 है। अब अगर एक क्लोरीन घट रहा है तो इसके अंदर, इसका मतलब ऋण विद्युतीय तत्व की कमी आई है। अगर इसके अंदर कमी आई है तो यही तो हम लिख रहे हैं, ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल जाता है। तो इसके अंदर से एक ऋण वाला क्लोरीन बाहर निकल गया, तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब इसको संतुलित कर दो आप। ठीक है। क्या कर दिया हमने? इसका संतुलन कर दिया। संतुलन करके अब देखो क्लोरीन के कितने हो गए? 2, और यहाँ पर कितने हो गए? 2, 4, और यहाँ पर कितने? 3। तो संतुलन नहीं हुआ है अभी। यहाँ पर मैं अगर 2 से गुणा कर दूँ तो क्लोरीन के 3 दूनी 6, और यहाँ से 2 का गुणा कर दूँ तो 2 दूनी 4 और 2 6। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, आयरन के 2, आयरन के 2। क्लियर। अब बताओ किसका किस में अपचयन हुआ है? FeCl3 का FeCl2 में अपचयन, FeCl3 का FeCl2 में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्लियर। तो बेटा आपने देखा कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को हमने विभिन्न आधारों पर परिभाषित किया है। सबसे पहले ध्यान करो, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? अपचयन। हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। उल्टे चलेंगे दोनों ये। विद्युत धनी तत्व का निष्कासन, निष्कासन क्या होगा? ऑक्सीकरण। और विद्युत धनी तत्व का संयोजन क्या होगा? अपचयन। विद्युत ऋणी तत्व के बारे में बात करें तो विद्युत ऋणी तत्व का संयोजन ऑक्सीकरण, और विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन अपचयन। तो इस तरह से आपने 4 प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को यहाँ पर पढ़ा है, और सबके हमने उदाहरण यहाँ पर आपको समझाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऑक्सीकरण अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर किस तरह से समझा सकते हैं, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्लियर।